हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि हम पढ़ रहे हैं। अब मूल विधि में हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो मूल विधि में हम कहेंगे भैया कि जो भारतीय न्याय संहिता थी वो हमने पढ़ ली, BNS, उसको हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब मैंने कहा था कि मैं जो छोटे छोटे एक्ट हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम, जो बच्चे हैं, जो महिलाओं से और संबंधित जो अधिनियम है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम, तो ये सारे के सारे यातायात अधिनियम, तो ये सारे के सारे जो पोक्सो अधिनियम है, ये सारे के सारे जो आपराधिक RTI वगैरह, तो इनसे भी क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने कहा था इन्हीं से मैं क्या करूँगा, मैं आगे इन्हीं को पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम आज क्या करते हैं, इसी को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पहला अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को हम पढ़ेंगे। आज बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसको दहेज प्रतिषेध अधिनियम को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। ये ऐसे ही टॉपिक है, 7-10-15 टॉपिक हैं, तो एक एक 2-2 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये 20 से 25 दिन में ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। 20 से 25 दिन में ये खत्म हो गई, और ये मतलब दिसंबर चल रहा, दिसंबर लास्ट तक ये खत्म हो जाएगा। और BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ज़्यादा 15 से ज़्यादा क्लास है उसकी नहीं होंगी, तो वो खत्म हो जाएगी। आराम से बढ़िया हम लोग रिवीजन भी करेंगे, ये सब चीज़ें। तो आज हमको पढ़ना है, इसको समझना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इतने दिन से दहेज प्रतिषेध अधिनियम समझ पढ़ते रहे हैं, ये क्या है, तो आज इसको समझ ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दहेज, समझना बहुत अच्छी तरीके से। दहेज प्रतिषेध, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अधिनियम 1961 कब का है, ये कहेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगर इसको अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डॉवरी, डॉवरी प्रोहेबिटेशन, क्या बोलते, प्रोहेबिटेशन, PROHIBI प्रोहेबिटेशन, TIO प्रोहेबिटेशन, ठीक है, या प्रोहेबिटेशन कह सकते हैं, प्रोहेबिटेशन कह सकते हैं। डॉबरी प्रोहेबिटेशन एक्ट 1961, ये हमारा इसका अंग्रेजी का नाम हो गया। इतनी चीज हमें समझनी है। अब जब हमने पहला अध्याय, जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ी थी हमने, भारतीय न्याय संहिता, तो मैंने बताया था कि हम प्रत्येक एक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। जिसमें मैंने महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया था, क्या पढ़ते हैं हम, इंपॉर्टेंट डेट पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ते हैं, और उसकी कुल धाराएं पढ़ते हैं, ये बताया था। और एक चीज और बताई थी कि धारा 1 में क्या होता है और धारा 2 में क्या होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये फिक्स है कि यही मिलेगा, 99-98% इसी में यही मिलता है। तो चलिए हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। क्या पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में हम क्या क्या देखते हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं हम दिनांक देखते हैं। क्या देखते हैं, दिनांक। दिनांक में हम कौन कौन सी 2 तारीखें देखते हैं, कौन कौन सी तारीखें देखते हैं, 2 देखते हैं। एक कौन सी, पारित होने वाली, एक पारित होने वाली, एक कब लागू होने वाली। एक कौन सी, पारित होने की तिथि क्या थी और लागू होने की तिथि क्या थी। तो पारित होने की तिथि कहेंगे, तो पारित होने की तिथि इसकी थी 20/5/1961। 1961 को ये क्या हुआ था, पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था, तो लागू कहेंगे
ये होता 1/7/1961। तो 1 जुलाई 1961 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। और 20 मई 1961 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। क्या हुआ था, पारित हुआ था। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहता है, अध्याय। अध्याय कितने हैं, इसमें अध्याय कितने हैं। फिर तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है कि धाराएं कितनी है। क्या, धाराएं कितनी है। तो ये छोटा सा एक्ट है। तो अध्याय कहेंगे इसमें क्या है, एक भी अध्याय नहीं है। और धाराओं में देखेंगे तो कहेंगे कितनी, इसमें 10 धाराएं हैं। कुल मिलाकर कितनी, 10 धाराएं हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट तथ्य हमको याद रखना है। ठीक, क्या कहेंगे, इसकी पारित होने की तिथि। क्या कहें, 20 मई 1961। और लागू होने की तिथि 1 जुलाई 1967 नहीं, 1961। क्या, 1961। ठीक, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं धारा 1 की तरफ। और धारा 1 में भी आपको पता है क्या होगा, उसका संक्षिप्त नाम होगा, विस्तार होगा और उसका प्रारंभ होगा। क्या होगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका प्रारंभ। और 2 में क्या होती है, परिभाषा होती है। तो ये चीज आपको पता है पहले से। चलिए हम देखते हैं। अब चलते हैं हम आगे। तो हम चलते हैं एक्ट की तरफ। एक्ट की तरफ कई बार आपने ये चीजें जो देखी हैं, हम उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम चलते हैं धारा 1 की तरफ। किसकी तरफ, धारा 1 की तरफ। चलिए, धारा 1 या सेक्शन 1 क्या कह सकते हैं, धारा 1। धारा 1, धारा 1 में क्या होगा, पता है कि संक्षिप्त नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, कहाँ कहाँ, और क्या होगा, प्रारंभ। और प्रारंभ, ये चीज है। ठीक है, धारा 1 में। तो संक्षिप्त नाम क्या है, हमने देख लिया भैया, नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, विस्तार अगर देखना चाहें, इसमें प्रारंभ भी हम देख चुके, कब प्रारंभ हुआ। तो कब कहेंगे, 1 जुलाई 1961 से क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, प्रारंभ में क्या, 1/7/1961। ठीक है, संक्षिप्त नाम हो गया। अब विस्तार में ये देखना है कि विस्तार में ये कहाँ कहाँ विस्तार है, कहाँ कहाँ लागू होगी। तो कहाँ कहाँ लागू होगी, तो ये जो है पूरे भारत में। कहाँ पर, पूरे भारत में। ये पहले पता है, ये क्या, पूरे भारत पर लागू होती है। क्या होती है, पूरे भारत पर, या क्या कह सकते हैं, संपूर्ण भारत पर। संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर का मतलब क्या है, जो हमारे क्या है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है, उन पर भी क्या होगी, लागू होगी। तो वो भी क्या आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज धारा 1 में समझ में आ गया होगा। धारा 1 में क्या है, विस्तार, इसका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे धारा 2 की ओर, जिसको हम समझना है बहुत ही आराम से, विस्तार से इसको समझते हैं। ये समझ ली तो बस हो गया, समझ लो। अब हम देखते हैं धारा 2 में परिभाषा किसकी है, इसी की परिभाषा दी गई है, दहेज की परिभाषा। दहेज क्या होगा, तो देखते हैं धारा 2। धारा 2 में क्या है, तो धारा 2 में क्या है, धारा 2 में क्या होती है, परिभाषा होती है। तो किसकी है, इसमें दी गई किसकी, दहेज की परिभाषा। किसकी, दहेज की परिभाषा। किसकी परिभाषा, दहेज की परिभाषा दी गई है। किसमें, धारा 2 में। अब इसमें देखेंगे कि हम समझेंगे कि दहेज किसे कहेंगे। दहेज ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है या क्या है जिसे हम दहेज कह सकते हैं। जैसे शादी ब्याह में आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा टेबल, चेयर, कुर्सियां, कूलर, फ्रिज सब कुछ आता है। तो क्या ये दहेज है, क्या दहेज नहीं है। पैसा लिया जाता है, क्या दहेज है। और क्या क्या चीजें दहेज के अंतर्गत आती हैं, हमने सबने देखा होगा। तो हम इसको विस्तार से जानते हैं कि दहेज, उसको किस चीज को हम दहेज मानेंगे। मान लो कोई लोग कहते हैं गिफ्ट है, क्या कहते हैं, गिफ्ट है।
तो क्या उसको दहेज में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो ये सब चीज़ों को हम समझते हैं। एक-एक पॉइंट को समझिए पहले, एक-एक पॉइंट को कि दहेज में क्या-क्या हो सकता है? दहेज में देखते हैं दहेज, फिर इसकी परिभाषा समझते हैं, छोटी समझते हैं दहेज। दहेज का मतलब समझते हैं। तो दहेज में क्या हो सकता है? कोई भी क्या हो सकती है? कोई संपत्ति कोई संपत्ति। अब संपत्ति आती है कि नहीं आती है? अब संपत्ति में कैसी हो सकती है? संपत्ति कितनी? 2 प्रकार की हमने देखी। क्या एक चल संपत्ति होती है, चल भी हो सकती है या अचल भी हो सकती है। संपत्ति में क्या हो सकती है? चल संपत्ति भी हो सकती है, अचल संपत्ति भी हो सकती है। कोई क्या हो सकती है? मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है, मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति में क्या आ सकता है? किसी जमीन के कागजात हो सकते हैं, किसी गाड़ी के कागजात हो सकते हैं, किसी बंगला के कागजात हो सकते हैं। तो मूल्यवान प्रतिभूति में क्या लिख सकते हैं हम? कागजात लिख सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई कि कोई भी संपत्ति हो सकती है, चल या अचल संपत्ति हो सकती है, या क्या हो सकती है? मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है। किसके अंतर्गत? दहेज के अंतर्गत। ठीक है। दूसरी चीज क्या देखेंगे? नंबर 1, ये कब होगा? ये किस टाइम की बात होगी? ऐसे तो आदमी कोई खरीदता है, कोई भी आदमी खरीद के किसी व्यक्ति को देता है, तो इसमें देखा जाए कि कब ये दहेज, ये चीजें कब, किस टाइम पे दहेज मानी जाएगी। तो नंबर 2 देखते हैं, कब में देखेंगे। तो कब? तो विवाह के पहले कह सकते हैं। विवाह जो तय हो गया हो, तो विवाह के पहले, या कब? विवाह के बाद भी मिल दिया जाता है। तो विवाह के बाद या विवाह के समय। अब जो ये चीजें आई, जो दहेज के अंतर्गत जो आई, कोई संपत्ति चल या अचल संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति, कब? विवाह के समय या विवाह के बाद, विवाह के समय या विवाह के बाद, या विवाह से पहले, विवाह के बाद, या विवाह के समय। यदि क्या होता है, कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई संपत्ति दी जाती, तो उसको क्या माना जाएगा? दहेज माना जाएगा। अब ये चीज हो गई। अब कैसे? अब इसमें देख सकते हैं, तीसरी चीज देख सकते हैं कि कैसे। अब वो कोई व्यक्ति क्या करता, डायरेक्ट रूप से जाके सीधे क्या करता कि लो जी, हमारे ये इतने रुपए हैं और ये हम दहेज के रूप में दे देते हैं। कोई इनडायरेक्ट रूप से देता कि पता नहीं चलना चाहिए, चुपके से हम इसको दहेज के ना करके हम क्या करते हैं, इनके नाम पे क्या कर देते हैं, कोई बंगला कर देते हैं, कोई खेत की रजिस्ट्री कर देते हैं। तो किस रूप से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। क्या? डायरेक्ट। इसमें ये देखो कैसे दी जा सकती, कैसे में क्या आ सकता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या क्या हो सकती? इनडायरेक्ट हो सकती है। क्या कह सकते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। या क्या हो सकता है? कोई करार किए जाएं, या कोई करार किया जाए। कैसा करार किया जाए, मैं बताता हूं। कि कोई ऐसा वादा किया जाए कि शादी ये हो जाती है, शादी के बाद अभी फिलहाल में हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है, और जैसे ही हमारे पास सुविधा होगी, हम इतने दिनों बाद हम आपको ये चीज उपलब्ध करा देंगे, ये चीज हम दे देंगे। कैसे? कि अभी शादी हो जाती है, जैसे ही कोई बंगला, कोई प्लॉट वगैरह अच्छा मिलता है, जिस जगह पे आपको चाहिए उस जगह पे मिलेगा, हम आपको उस जगह पर क्या कर देते हैं, दिला देते हैं। और क्या करते हैं, ये करार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? करार कर लेते हैं, स्टाम्प वगैरह कुछ भी आप करार कर लेते हैं।
तो वो भी इन 3 तरीके, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं, या कोई करार भी किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कौन देगा, ये सब चीजें देगा कौन, ये तो समझ लिया कि ये सब चीजें हैं। अब कौन देगा, देगा कौन? तो अब भैया ये देखो कौन देगा। तो अब इसमें देखो, अब देगा कौन? एक विवाह पक्ष का, दो विवाह में 2 पक्ष होते हैं, एक वर पक्ष होता है, एक वधु पक्ष होता है। तो इसमें वधु पक्ष से भी हो सकता है, वर पक्ष से भी हो सकता है। कई जगह दोनों पक्ष होता है, तो लेकिन हम मानते कि इसमें वधु पक्ष वाले से, किससे? वधु पक्ष वाले से। तो इसमें कौन में लिख सकते हैं? एक पक्षकार लिख सकते हैं, एक पक्षकार, एक पक्षकार, एक पक्षकार किसको? एक पक्षकार किसको? दूसरे पक्षकार, एक पक्षकार किसको? दूसरे पक्षकार को देता है, पक्ष दूसरे पक्षकार को क्या करता है? देता है। तो इसमें क्या हो गया? एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। अब इसमें एक पक्षकार में कौन होंगे? अब इसमें एक पक्षकार के इसके माता पिता या रिश्तेदार या जो भी हैं, दूसरे पक्षकार को तो इसके माता पिता को या इसके रिश्तेदार को या इसके नातेदार को क्या करेंगे? देंगे। क्या करेंगे? इसके रिश्तेदार या नातेदार को देंगे। तो क्या कर सकते हैं? एक पक्ष के माता पिता, क्या कह सकते हैं? एक पक्ष के माता पिता, एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता, दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को, या अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। अब इतनी चीजें अगर शर्तें लागू हो रही हैं और इन सब शर्तों में क्या हो? मांग हो। क्या हो? इन सब शर्तों की मेन चीज क्या हो? इन सब चीजों पर क्या हो? मांग की गई हो। तो क्या की गई हो? मांग को ध्यान रखना। यदि मांग शामिल है तो वो दहेज है। तो हम क्या कह सकते हैं जिसमें मांग शामिल हो? क्या कह सकते हैं? दहेज कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो कब? विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद, क्या डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन देता है? एक पक्ष के माता पिता दूसरे पक्ष के माता पिता को क्या करते हैं? देते हैं। क्या करते? एक पक्ष के माता पिता दूसरे पक्ष के माता पिता को, या एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को देते हैं। उसको क्या कहेंगे? जिसमें क्या होती है? मांग शामिल होती है, उसे क्या कहेंगे हम? दहेज कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? दहेज कहेंगे। तो इसकी अगर परिभाषा लिखनी हो, इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं? इसकी हम परिभाषा, ये भी लिखा रहेगा, इसको मिटा देते हैं, ऊपर परिभाषा लिख देते हैं ताकि पूरा एक साथ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि दहेज, इसमें क्या? मांग शामिल होनी चाहिए। क्या? मांग। लिख सकते हैं दहेज, दिख रहा है ऊपर? दिख रहा है। दहेज ऐसी संपत्ति, दहेज ऐसी संपत्ति, क्या कह सकते हैं? दहेज ऐसी संपत्ति या क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति है। ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के पहले, जो विवाह के पहले या विवाह के बाद, विवाह के बाद या क्या कह सकते? विवाह के समय, विवाह के समय, विवाह के समय कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष के माता
पिता या अन्य द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य को दी जाती है जिसमें क्या हो, मांग शामिल हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम दहेज कहते हैं। इतनी चीज नोट कर सकते हो, उसे क्या दहेज कहते हैं। हम दहेज की परिभाषा बहुत पढ़ते आए हैं, जब भारतीय न्याय संहिता भी पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार आया था कि दहेज में किसको दहेज माना है। दहेज की वही परिभाषा होगी जो भारतीय न्याय संहिता, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज में। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो दहेज की परिभाषा हमने समझ ली है कि दहेज किसे कहेंगे। इतनी स्पष्ट रूप से आपको दहेज की परिभाषा समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। फिर और चीज समझते हैं कि दहेज क्या उसको माना जाएगा। अब इसमें पूछ सकते हैं कि एक जो शब्द होता है, जो कि हम मुस्लिम भाइयों में जो होता है, हमारा मुस्लिम धर्म में होता है कि मेहर, या उसको महर भी बोलते हैं, वो भी दिया जाता है। उसमें जो वो भी एक संपत्ति है, क्या होती है, वो ही एक धनराशि होती है जो कन्या के द्वारा जो इसको दी जाती है। तो उसको क्या माना जाएगा दहेज या नहीं माना जाएगा, तो उसको और समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आया होगा समझ के। दहेज की परिभाषा आपको नहीं भूलेगी, दहेज की परिभाषा आपको नहीं भूलेगी। अब देखते हैं क्या शब्द है, वो क्या है, मेहर, या क्या है, उसको महर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महर। ये भी क्या है, एक धनराशि है, जो क्या होता है, जो वर पक्ष के पिता होते हैं, वो क्या कन्या को देते हैं। क्या करते हैं, वो जो कन्या के होते हैं, वो धनराशि है, वो कन्या को दी जाती है। किसको दी जाती है, कन्या की दी जाती। तो ये क्या है, इसमें ये क्या है, ये क्या होता है, ये दहेज नहीं होता है। तो ये क्या होती है, इसमें लिख सकते हैं कि यह क्या, यह एक क्या होती है, धनराशि होती है। यह क्या होती है, एक धनराशि है, जो वर पक्ष के पिता वधु, या क्या कह सकते, कन्या को क्या करते हैं, ये कन्या को दी जाती है पिता के द्वारा कर सकते, पिता वाक्य बन जाए, पिता के द्वारा वधु या कन्या को दी जाती है। और यह क्या है, यह दहेज नहीं है। यह क्या, दहेज नहीं है, यह क्या है, दहेज नहीं है। तो इतनी चीज इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं एक केस के ऊपर। एक जो केस है, इसमें एक केस लिख सकते हैं कि एक है कि हरवंश सिंह बनाम गुरसराय कौर। इसमें क्या हो, इसमें निर्णय आया था कि यदि कहाँ दहेज, जहाँ पर क्या हो, दहेज की लगातार मांग हो, वहां पर क्या होगा, हर बार क्या होगा, दहेज प्रतिषेध का नियम वो लग सकता है। क्या, जितनी भी मांग होगी वहां वो क्या होगा, हर एक अपराध माना जाएगा। क्या होगा, उसको भी लिख सकते हैं, उसको लिख लो। क्या है कि इसको लिख सकते हैं, क्या है कि इसको स्टार बना के लिखो। कौन सा ये बात है कि हरवंश, कौन सा, हरवंश, इसी पर है, हरवंश सिंह बनाम गुरसराय कौर। ये क्या है, ये वाद है। इसका जो निर्णय आया, इसका निर्णय क्या आया, इसका जो निर्णय आया, तो इसमें निर्णय में क्या आया कि जहां दहेज क्या हो, दहेज की लगातार
मांग हो, जहां लगा मांग हो वहां हर मांग क्या होगी, वहां हर मांग एक अपराध होगी। क्या होगी, एक अपराध होगी, एक अपराध होगी। कैसे, हर मांग के कई बार क्या होता है, लोग लगातार जैसे शादी होने के बाद क्या होता है, कोई वादा कर दिया जाता है कि ये चीज़ हमें नहीं दी गई, ये चीज़ हम देंगे शादी के बाद। तो लोग घर में बार-बार उसको जो वर वधू होती है, जो कन्या होती है, उसको बार-बार क्या करते हैं, ताने मारते हैं कि आपके पिताश्री ने हमें ये चीज़ देने की वादा किया था, वो चीज़ नहीं दी गई। तो इस तरीके से बार-बार यदि कोई माँगता है, कोई भी चीज़, तो उसको परेशान करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, हर माँग क्या होगी, एक अपराध होगी। तो इतनी चीज़ आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं धारा 3 की ओर। और धारा 3 को हम क्या करेंगे, धारा 3 को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।